we are discussing right now is forces. बेटे जब भी हम फोर्सेस की बात करते हैं तो द फोर्स कैन बी डिफाइंड एज, क्या होता है फोर्स, क्या होती है, जल्दी से बताइए। mass into acceleration. हम्म। अगर मैं सिर्फ पूछूं सिर्फ फोर्स क्या है, द फोर्स इज अ पुश और और अ पुल। ठीक है। अब इसके बाद हमने दो तरह की फोर्सेस को डिस्कस किया था। ठीक है। द फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्सेस। नाम से ही समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर बेटे फोर्स लग रही है on both the sides, ठीक है, let's say 10 newtons on right side and 10 newtons on left side, what will be the resultant force? 0. तो अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स की बात निकल ही आई है तो आप मुझे बता दीजिए कि रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है। जब भी आप रिजल्टेंट फोर्स का वर्ड सुनते हैं तो इसका मतलब नेट इफेक्ट, यानी कि दोनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट आपको कितना मिल रहा है, टोटल इफेक्ट कितना मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ये नेगेटिव साइन लगाया है, मैंने दोनों वेक्टर्स को ऐड ही किया है, बट द नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड बिकॉज ऑफ टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? यस तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस इस तरह से एक्ट करें कि रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो के बराबर हो, इसका मतलब ये फोर्सेस क्या है, बैलेंस फोर्सेस हैं। इज दैट क्लियर? यस अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। अगर बैलेंस फोर्सेस में आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो अनबैलेंस फोर्सेस में जीरो नहीं होगा. जीरो नहीं होंगे। सिंपल। I have a box again, and let's say one force is acting towards left, and that is equal to 5 newtons, and three forces are acting on right side, 2 newtons. What will be the resultant force? 6 minus 5. 6 minus 5, that is equal to 1 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द ग्रेटर साइड। सही है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो हमारे पास सर वर्क कर, डायरेक्शन कहाँ होती है जहाँ फोर्स ज्यादा होती है? जी, ग्रेटर वाली फोर्स की तरफ होती है। ठीक. कौन कौन जीतता है अगर आप फॉर एग्जाम्पल फोर्स लगाना है किसी चीज के ऊपर, या आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, सही है, तो एक टीम एक साइड से पुल कर रही होती है, एक टीम दूसरी साइड से पुल कर रही होती है, रोप किसकी तरफ चली जाती है? जहाँ ज्यादा फोर्स लग रही होती है. ठीक है, जहां ज्यादा फोर्स एक्ट कर रही होती है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने नेगेटिव क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन। सही है, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन। सही है। तो हमेशा याद रखिएगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, टूवर्ड्स द ग्रेटर साइड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बैलेंस एंड अनबैलेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि व्हेन देयर इज सम रिजल्टेंट फोर्स तो फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड, एंड व्हेन देयर इज जीरो रिजल्टेंट फोर्स इट मींस दैट फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इज दैट क्लियर? यस सर. न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, if an object is at rest it will be at rest, right? और अगर मूव कर रहा है तो वो Or मूव if it is moving it will keep on moving. I am not going to write a statement here, आप सबको statement पता है। If an object is at rest it will be at rest, or if it is moving it will keep on moving. कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, unless an external unbalanced force is not acting on it. कब तक, जब तक कोई external unbalanced force ना लग रही हो। इससे हमें समझ में आया बेटे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही है, कौन सी फोर्सेस?
बैलेंस। बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही हो, तो इससे हमें दो कंक्लूजन निकलते हैं। एक, या तो ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट में, इफ इट इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, राइट? जी और इफ इट इज मूविंग इट विल कीप ऑन मूविंग। सर, बैलेंस या अनबैलेंस? बैलेंस्ड। अगर यही कह रहा है ना भाई, जब तक आपके पास कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे तब तक ये या तो रेस्ट में रहेगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस फोर्सेस का मतलब कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसको बांध लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि बेटे बैलेंस फोर्सेस होंगी तो या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ में समझा रहा है। इज दैट क्लियर? यस। अब हम आ जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ में एक चीज हमने पढ़ी है, मशहूर जमाना, F इज इक्वल टू एम ए। F हो गई यहाँ पर हमारे पास फोर्स, M हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा, F कोई आर्म फोर्स नहीं है बल्कि ये है रिजल्टेंट फोर्स, सही है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और A हो गया एक्सेलरेशन। तो आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर आप कोई अब देखो, फर्स्ट और सेकंड लॉ को ना हम रिलेट करा सकते हैं किस तरह से। फर्स्ट लॉ कह रहा है कि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा बेटे? 0. जीरो। इज दैट क्लियर? एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अब न्यूटन सेकंड लॉ कह रहा है कि जब रिजल्टेंट फोर्स होगी तो देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला लॉ कह रहा है नो रिजल्टेंट फोर्स नो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। सेकेंड लॉ कह रहा है कि जैसे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी तो देयर विल बी सम एक्सेलरेशन, और जितनी ज्यादा रिजल्टेंट फोर्स होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। इज दैट क्लियर? So acceleration is directly proportional to the applied force if the mass of the object is constant. Resultant force के directly proportional है acceleration अगर ऑब्जेक्ट का मास क्या है बेटे? कांस्टेंट है, if it is not being changed. Is that clear? सही है, यानी जी। कि F इज इक्वल टू एम है। यहाँ पे फोर्स जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है, मास एम मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? रिजल्टेंट फोर्स हमें समझ में आ गई, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मैं इसी की एग्जांपल ले लूं कि ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 2 kg, इसका एक्सेलरेशन निकाल के बताओ जल्दी से। यूज न्यूटन सेकंड लॉ, हरी अप। 2.5। हाउ मच इज इट? नहीं, फोर्स इज एफ, एफ कौन 1/2। सी फोर्स है? एफ कौन सी फोर्स है? रिजल्टेंट 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 फोर्स आपने कितनी निकाली थी यहाँ पर? 1, 0 1/2, 0.5 मास कितना है? 0.5 2, एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0 पॉइंट। 5। इज दैट क्लियर बच्चों? यस। सर। अच्छा, अब क्योंकि एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम हुई होती है, डायग्राम नहीं बना के दी जाती, तो वहां पर आप घूम जाते हैं बेटे। तो क्वेश्चन रीडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, यू कैन इजीली सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ठीक है? न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ आ जाते हैं, जो कि आसान लगता है भी। एवरी एक्शन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अनीक बोल रहा है तो मैं लिख देता हूँ, वरना मैं every action has an
equal Opposite and opposite reaction। सही है। लेकिन बच्चों, प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, लेकिन देयर इज अ कंडीशन जो इन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस को सेटिस्फाई, अगर ये कंडीशन, चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो आपके पास, आप उन फोर्सेस को एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कह सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू नेम इट एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। वो चार कंडीशन क्या हैं? सबसे पहले इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि मोस्टली, reaction. शाबाश, जो कि मोस्टली सेटिस्फाई हो जाती है। opposite in direction और Forces of same type. फोर्सेस ऑफ सेम टाइप, यानी कि टाइप ऑफ फोर्सेस सेम होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दोनों ग्रेविटेशनल होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल एक पुश फोर्स है तो दोनों पुश फोर्सेस होनी चाहिए। अगर लेट्स से टेंशन फोर्स है तो टेंशन फोर्स होनी चाहिए। अगर कांटेक्ट फोर्स है तो दोनों कांटेक्ट फोर्सेस होनी चाहिए। तो फोर्सेस ऑफ सेम टाइप, ठीक है। और लास्ट डिफरेंट बताओ। ऑब्जेक्ट पे होनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होनी चाहिए, ठीक है। दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब अगर मुझे जल्दी से आप लोग बता दीजिए, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्लियर है? थर्ड थर्ड लॉ, इसमें कोई मसला? चाहिए। नहीं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट्स क्लियर। दैट्स ग्रेट। सॉरी। टर्मिनल वेलोसिटी आम लफ्जों में कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं। सही है। एयर रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं? हाँ जी, एयर रेजिस्टेंस के बारे में क्या जानते हैं? सर वो फोर्स के उल्टा एक्ट करती है, मतलब उल्टा वेलोसिटी एक्ट के उल्टा करती है एक्ट या करती है। मूवमेंट के ऑपोजिट एक्ट करती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कार में फॉरवर्ड, अपनी बाइक पे फॉरवर्ड मूव कर रहा हूं तो मुझ पे एयर रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड में। सही है। अच्छा, अब भाई एक बंदा है जिसने जंप किया फ्रॉम अ प्लेन और हिज वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इनका वेट है लेट्स से 500 न्यूटन्स, ठीक है। एट एट द टाइम ऑफ द जंप, जब इन्होंने बस जंप किया है तो इनके ऊपर जो एक अपवर्ड फोर्स है वो जीरो है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस हो गई यहाँ पर जीरो। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड या डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, ग्रेटर माइनस लेसर। ग्रेटर माइनस लेसर। सही है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आ गई 500 न्यूटन, दैट इज मैक्सिमम। और जब आपके पास रिजल्टेंट फोर्स वेट के बराबर होगी तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा जी के, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड सर ऐसे स्क्वायर। निकालते हैं, ऐसे कोई भी प्लेन का, जी बेटे, कोई भी प्लेन की जैसे टर्मिनल वेलोसिटी मांगी हो तो ऐसे निकालते हैं। मैं अभी समझाता हूँ ना टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, फिर आप इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा। अभी समझ आ जाएगा। अच्छा, अब ये बंदा भाई थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुआ तो इसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हुई। स्पीड इंक्रीज होना शुरू हुई तो बच्चों क्या हुआ कि इसके ऊपर स्पीड का ताल्लुक एयर रेजिस्टेंस से है। सही है। मैं भाई अगर स्लो मूव कर रहा हूँ तो एयर रेजिस्टेंस मुझ पर कम होगी, अगर मैं तेजी से मूव करने लग जाऊँ तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। बेटे वेट कितना है होगा अभी भी? 500 न्यूटन। वेट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। सही है। अपवर्ड फोर्स कितनी हो जाएगी उमर? लेट से कितनी ले लूं? 300 ले लेता हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। मुझे रिजल्टेंट फोर्स बताइए आमना। डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स कितनी हो जाएगी? कोई भी बता दे जल्दी से। 200। 200 न्यूटन। अभी अभी मैंने, शाबाश, अभी न्यूटन सेकंड लॉ में मैंने आपको बताया था, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। फोर्स कम
तो एक्सेलरेशन कम है। Am I right or not? Yes, So sir. can you explain it again? Which part बेटे? ये जो अभी सेकंड पार्ट जो आप समझा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि बेटे as we have discussed that the resultant force is directly proportional to acceleration। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही ये बंदा थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने की वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज हुई, इसने एक्सेलरेट किया था जिसकी वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज हुई। स्पीड इंक्रीज होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गए, एंड लेट्स से द एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टू 300 न्यूटन। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई? 200। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से F इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कम हो गई है, तो अब एक्सीलरेशन को भी क्या होना चाहिए? कम हो जाएगा। अच्छा, बट इट इज स्टिल एक्सेलरेटिंग, राइट? अच्छा, अब ये नीचे और आएगा, स्पीड इंक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होते होते क्या करेगी, इन भाई साहब के वेट को बैलेंस कर देगी। इन भाई साहब का वेट था 500 न्यूटन, अब एयर रेजिस्टेंस भी हो गए 500 न्यूटन। अब आप मुझे बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। 500 माइनस 500, क्या ये बैलेंस फोर्सेस कहलाएंगी? यस। Yes, sir. तो बेटे हमने यही पढ़ा है ना कि इफ द फोर्सेस आर बैलेंस तो द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, Yes, sir. है ना? ये पढ़ा ना, देखो बैलेंस फोर्सेस होंगी तो द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी, अब जल्दी से इसके क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। लेट मी चेक इफ वी हैव। ये रेजिस्टेंस है वो 500 से ज़्यादा एक्सीड करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जिसने जवाब दिया उसको एक चॉकलेट मेरी तरफ से। क्या सर, क्या सवाल है? स्पीड इंक्रीज क्यों नहीं करेगी? नहीं, सॉरी, स्पीड नहीं स्पीड इंक्रीज करेगी। नहीं सॉरी, ये एयर रेजिस्टेंस का कह रही थी। अब नहीं है चॉकलेट भाई। हाँ। अच्छा। ये पूछिए एयर रेजिस्टेंस क्या 500 से इंक्रीज कर सकती है? मैंने कहा नहीं करेगी, इस कंडीशन में नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, कौन बताएगा? सर क्योंकि फिर अपना हम लोग ग्रेविटी अगेंस्ट नहीं जा सकते ना, हम लोग नीचे गिर रहे हैं, ऊपर नीचे थोड़ी गिर ना रहे जा हैं। सकते हैं। सही है। फिर उल्टा जाने लग जाएंगे एयर रेजिस्टेंस के नहीं, साथ। फौरन फौरन तो ऐसा नहीं होगा, डिसलेशन स्टार्ट हो जाएगा ना फिर तो। मतलब ये अभी तो अभी मतलब तो कांस्टेंट स्लो डाउन वेलोसिटी से होंगे मूव और फिर करे। उल्टा जाने लग जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है ये बताता हूँ। अभी फिलहाल एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज इस क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी बेटे क्योंकि मैंने बताया था एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप कह रहे हो कि स्पीड तो कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट सो एयर रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, इट इज आल्सो कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो एयर रेजिस्टेंस यस सर। 500 से इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि 500 पे स्पीड कांस्टेंट हो गई है। अगर ये हाँ किसी वजह से एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन के इंक्रीज होने की वजह से अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड के इंक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन सॉरी एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई? यहाँ पे स्पीड क्योंकि या वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, इसलिए एयर रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। व्हाट माय पॉइंट? अच्छा, अब क्या हुआ कि इस पैराशूटिस्ट ने अपना पैराशूट को ओपन कर दिया, अब सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सरफेस एरिया बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस क्या होगी? सर फिर से रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ कि इस पैराशूटिस्ट ने अपना पैराशूट को ओपन कर दिया, सही है। अब पैराशूट ओपन करने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन? एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, डिक्रीज और व्हाट? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब आपने अगर कभी पैराशूटिस्ट की ये डाइविंग देखी हो तो यू मे हैव ऑब्जर्व कि जैसे ही पैराशूट ओपन होता है ना तो वो बजाय नीचे आने के वापस ऊपर चले जाते हैं।
फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए वो ऊपर जाते हैं और फिर दोबारा से नीचे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ देर के लिए अचानक से जब एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो वो डिसेलरेट करते हैं और फिर उसके बाद वो ऊपर चले जाते हैं। फिर आराम आराम से जो है वो स्पीड कम होती है, डिक्रीज होती है, फिर एयर रेजिस्टेंस और वेट अगेन बैलेंस होता है और जिसकी वजह से अब वो स्लोली फॉल करता है नीचे। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, इसके बाद एक है सर्कुलर मोशन वाला पार्ट। सर्कुलर मोशन रह गया थिंकिंग, ब्रेकिंग एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। सर्कुलर मोशन में जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो क्या है बच्चों, उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट रोटेट दिस पेन, सही है, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सही है। अगर आपको नजर आ रहा हो, या मैं कुछ और चीज ले लूँ, तो आई हैव माय कीज हियर। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पर। अगर मैं एक थ्रेड लूँ और उससे एक स्टोन मानूं और अगर मैं उसको घुमाऊं, सही है, तो आई एम अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ? सेंटर में सर, मतलब जो सर्कल फॉर्म हो रहा होगा, इमेजिनरी सर्कल, उसके सेंटर में सर। अच्छा, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, तो याद रखिएगा कि द रिजल्टेंट फोर्स विल ऑलवेज बी इन द सेंटर, सही। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, हमने पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन का सेंटर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी? सेंटर की तरफ से। और याद रखिएगा जो इस स्टोन की मूवमेंट है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द फोर्स। इज दैट क्लियर गाइस? सर एक दफ़ा वापस समझा सकते हैं? जी बिल्कुल, बता दीजिए। अच्छा, इसको यूं समझ लो कि अगर इस पोजीशन में ये स्टोन यहाँ से निकल गया तो क्या मूव करेगा? परपेंडिकुलर टू द फोर्स। अगर ये स्टोन लेट ठीक है से सर। यहाँ पर आ जाता है तो द डायरेक्शन ऑफ द स्टोन विल बी दिस वे, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ आ जाएगा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात? यस सर। अच्छा, अगर मैं लाइट वेट मूव करवा रहा हूँ अभी और फिर इसको मैं रिप्लेस कर दूं विद अ हैवी वेट, सही है, जिसका मास ज्यादा है, तो विल आई हैव टू अप्लाई मोर फोर्स और लेस फोर्स? लेस फोर्स। लाइट वेट की बात कर रहे हैं ना? हैवी वेट। हैवी वेट तो फिर मोर फोर्स हो जाएगा। सो मोर द मास, मोर द फोर्स। मोर द फोर्स, ठीक है, ज्यादा फोर्स हो जाएगी। तीसरी चीज आपके पास आती है डिस्टेंस बढ़ा दें आप, सही है। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस द फोर्स विल डिक्रीज, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, सही है, वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा, तीसरी चीज आपके पास जो है वो ये डिस्टेंस को कम कर दें तो फोर्स बढ़ जाएगी, सही है, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको। व्हाट एल्स इज लेफ्ट? रेडियस, स्पीड। अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है, if I have to increase the speed of this stone, so I will have to apply more force in order to increase the speed of the stone. Is that clear? Actually, the next thing that we have is thinking, breaking, and stopping distance. I am starting from thinking distance. अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात करूं, सिर्फ डिस्टेंस की, तो बेटे हम पढ़ चुके हैं कि सिर्फ डिस्टेंस इस फॉर्मूले से अगर मैं निकाल दूं, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, सही है। अब डिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक टाइम पर और एक स्पीड पर। एम आई राइट और नॉट? सही है। यस सर। अब थिंकिंग टाइम नॉर्मल पर्सन का तो कांस्टेंट होता है, सेम होता है, मतलब रिएक्शन टाइम या थिंकिंग टाइम इज ऑलवेज द सेम। इज दैट क्लियर?
अब डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द स्पीड, अब ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? अगर स्पीड कांस्टेंट है, ड्राइवर की मेटल कंडीशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब क्या होगा, थिंकिंग डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। लेकिन थिंकिंग डिस्टेंस भी चेंज हो सकता है अगर स्पीड चेंज हो रही है। मेरी बात समझ में आ गई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटे? अच्छा, थिंकिंग टाइम भी वेरी कर सकता है, कब वेरी करेगा? थिंकिंग टाइम वेरी करेगा बच्चों जब, कब भाई? जब ड्राइवर होगा टायर्ड, सही है, थका हुआ होगा, स्लीपी होगा, या अगर ये बुराइयां पाई जाएंगी उसके अंदर, तो थिंकिंग टाइम कैन बी अफेक्टेड। इज दैट क्लियर? यस सर। दूसरा हमारे पास बचता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ब्रेकिंग टाइम बेटे दो चीजों पे डिपेंड करता है। ये कलर सही है, विजिबल है ना आप लोगों को? ये डिपेंड करता है रोड की कंडीशंस के ऊपर और टायर्स की कंडीशन के ऊपर। इज दैट क्लियर? अगर रोड आपके पास ड्राई है, मोर फ्रिक्शन, लेस टाइम, लेस ब्रेकिंग डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? यस सर। और अगर आपके पास वेट रोड है, तो लेस फ्रिक्शन, मोर टाइम, मोर ब्रेकिंग डिस्टेंस। न्यू टायर्स, मोर फ्रिक्शन, लेस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओल्ड टायर, लेस फ्रिक्शन, मोर ब्रेकिंग डिस्टेंस। इज इट क्लियर? नए टायर्स हैं, ज्यादा फ्रिक्शन है, कम डिस्टेंस होगा। ओल्ड टायर्स हैं, ठीक है, मैंने शायद पहले उल्टा कह दिया था, ओल्ड टायर्स हैं, लेस फ्रिक्शन होगी और मोर ब्रेकिंग डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है बेटे? सर मुझे सर्कुलर मोशन वाला एक बार फिर से बता दें। मैं बता देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे। टॉपिकल क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। सर्कुलर मोशन में मैं कह रहा था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, सो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। अगर फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी उसके परपेंडिकुलर होती है स्पीड या वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं इसकी जल्दी से इसकी क्वेश्चंस की तरफ। मैं सर सिर्फ एक चीज बता दें, सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होती है? टुवर्ड्स द फोर्स की सेंटर। डायरेक्शन में। जी, सही है। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका स्पेसिमेन पेपर 2023 से। फिगर 1.1 इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ स्टोन एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड। इसमें आपके बिल्कुल काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है और आपका फोर्सेस का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। ऑन फिगर 1.1 अ लेटर एक्स टू इंडिकेट वेयर द रॉक इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। वो पॉइंट मार्क करना है जहाँ पे रॉक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो मुझे जल्दी से देख के बताइए, वेयर इज द कांस्टेंट स्पीड इन दिस ग्राफ? वी हैव टू मार्क with letter X. Which graph is it?
जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें प्लीज, मोमेंटम रहता है अभी। सर वाले एक्स मार्क कर दें। सॉरी, सर 8 सेकंड पे एक्स मार्क कर दें। सिर्फ 8 पर ही हो सकता है? सर वैसे तो जहाँ पे ये सीधी लाइन है वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। अब शाबाश, स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट कह रहे हैं अ लेटर वाई टू इंडिकेट वेयर द रॉक इज डिसेलरेटिंग। डिसेलरेशन का मतलब होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन, यानी कि स्पीड कम होना। स्पीड कहाँ पे ग्राफ में कहाँ पे कम हो रही है? एक्स पर तो 40 है, तो आप बताइए इस वाली लाइन में तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि द स्पीड इज इंक्रीजिंग। पहले 10 20 30 फिर 40 तक आके कांस्टेंट हो गए, उसके बाद द स्पीड इज सर डिक्रीजिंग। वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन पे स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड ये डिसेलरेट कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। जो इस स्टोन का एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल के बराबर है। एज द स्टोन, अच्छा ये हो गया। गिव द नेम ऑफ द फोर्स एक्सेलरेटिंग द स्टोन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। कौन सी फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट करा रही है? वेट। वेट, शाबाश। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं द वेट ऑफ द स्टोन इज 4 न्यूटन। वेट दे दिया उन्होंने। As the stone falls, the force F of air resistance। अब force F हम usually F letter यूज करते हैं resultant force के लिए, लेकिन इन्होंने कहा force F of air resistance, यानी ये force F कौन सी force है? Air resistance. Okay, acting on the rock changes, ये चेंज होती है विद टाइम। स्टेट द वैल्यू ऑफ F एट टाइम t इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया था कि when the time is 0 what is the value of F और resultant सॉरी एयर रेजिस्टेंस कितनी है जब टाइम 0 था? बिल्कुल जस्ट द स्टोन इज जस्ट ड्रॉप्ड। द स्टोन इज जस्ट ड्रॉप्ड, अभी बस छूटा ही है हाथ से। क्या ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगी? न्यूटन होगी। सॉरी बेटे, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कैन यू प्लीज रिपीट? सर 4 न्यूटन। एक्सेलरेशन आपके पास सॉरी फोर्स एफ की बात पूछ रहे हैं आपसे। फोर्स एफ का मतलब एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द जंप, याद रखिएगा कि देयर इज 0 एयर रेजिस्टेंस। टाइम के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। इज दैट क्लियर? 4 न्यूटन नहीं होगी। 0 टाइम 0 सेकंड्स पे पूछ रहे हैं, तो 0 सेकंड्स पर देयर इज 0 रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, अब 10 सेकंड पर बताइए 10 सेकंड पर कितनी फोर्स होगी? अब मैं 10 सेकंड पर देख लेता हूँ व्हाट इज स्पीड। 10 सेकंड पर क्या स्पीड सेम है, कांस्टेंट है? हाँ जी, जल्दी से बताइए। सर 10 स्पीड सेकंड पर स्पीड कांस्टेंट है कांस्टेंट है, 40। तो इसका यस मतलब सर, कांस्टेंट है। और ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट? यस और सर। अभी अभी हमने पढ़ा टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है? जब फोर्सेस बैलेंस होती है, यानी अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाए। अभी जो फोर्स एफ है ये एयर रेजिस्टेंस है, ये अपवर्ड फोर्स है, तो यहाँ पे कितनी फोर्स हो जाएगी? इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाएगी अपवर्ड फोर्स के। पहले फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस थी वो थी 0 न्यूटन, अब कितनी हो गई है? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। सजेस्ट व्हाई एफ चेंजेस बिटवीन 0 टू 10 सेकेंड। अब 0 पे थी 0 और 10 पे हो गई 4, क्यों चेंज हुई? बिकॉज ऑफ सर बिकॉज क्यों स्पीड इंक्रीज्ड।
because the speed increases. तो आप बता देंगे as the speed of the object or the stone increases, that's why the air resistance also increases. Is that clear? यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे कह रहे हैं यूज फिगर 1.1 टू फाइंड द एक्सेलरेशन। अब 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालना है। 4 सेकंड कहाँ है बेटे? 4 सेकंड ये रहा, और 4 सेकंड लाइज ऑन अ कर्व, तो हम इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इज दैट क्लियर? और इस टेंजेंट के ऊपर ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे। सही है? और लेट्स से यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया वो आया 5.3। सही है, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं सिर्फ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको एक्सेलरेशन वाला पार्ट स्किप करा दिया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं अच्छा सर। जी, अब देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिया था, यहाँ पे आपने कितने मजे से एक्सेलरेशन निकाल लिया था ना सबने। अब वही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर यूज होगा, बट सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का इशू आता है। अभी कह रहे हैं द मास ऑफ द स्टोन इज 408 ग्राम, मास गिवन है। सही है? फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस डिटरमाइन करनी है हमने, हमें फाइंड आउट करनी है एयर रेजिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करनी है? एयर रेजिस्टेंस। जब टाइम कितना है? 4 सेकंड। अब अगर आपने, अच्छा ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब अगर आपने यूज किया F इज इक्वल टू एम ए, आपको मास पता है। पहली चीज ये है कि मास ये दिया हुआ है ग्राम्स में, आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। 408 ग्राम्स बराबर, इसको 1000 से डिवाइड करवा दें तो इट विल बी इक्वल टू 0.408। एक्सेलरेशन जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 5.3। सही है? मुझे बताइएगा रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 2.1624। 2.162 न्यूटन। क्या मुझसे रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने का कहा गया है क्वेश्चन में? नहीं सर। फिर क्या फाइंड आउट करने का क्या कहा गया है? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस। तो अब एयर रेजिस्टेंस कैसे निकालूं? अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स को यूज करते हुए मैं क्या करता हूं? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स या डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, क्योंकि नीचे आ रहा है तो नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, यानी कि वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी रिजल्टेंट फोर्स के। और रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आई है 2.162। वेट मुझे पता था, कितना पता था भाई? वेट पता है हमें स्टोन का 4 न्यूटन था ना वेट। यस। इज दैट क्लियर? यस सर। अब सर 2.162 को अगर वो लेफ्ट साइड सवाल चले जाए, में आपको कर लेना। सर अगर वो सवाल में रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ मांगता तो फिर हम इसको माइनस नहीं करते। नहीं, हमसे एयर रेजिस्टेंस मांगी थी इसलिए हमने ऐसा किया। 4 माइनस 2.162 तो 838। 1.838, 1.84 कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, सर, टू बस मुझसे एक सिग्निफिकेंट चीज़ बता फिगर्स दें। वन जी। जो फोर्सेस वगैरह होती है सारी 2 फिगर्स में लिखनी होती है मतलब। याद देखिए, अब जो 2023 के पेपर्स हैं उसके जो मार्किंग स्कीम है उसमें जो आपके पास आंसर्स लिखे हुए हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखे हुए हैं। तो आप क्या कीजिएगा बेटे, इस तरह से आप अपने आंसर को लिख लीजिएगा इक्विवेलेंसी का साइन बनाकर, और आप जी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिख लीजिएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक बच्चों? है सर। अब देखो, ये वही कॉन्सेप्ट था जो यस हमने सर। प्रीवियस उसमें यूज किया था। कि हमने क्या किया था कि फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स को यूज करते हुए, सही है, आपने रिजल्टेंट फोर्स निकाली थी, और रिजल्टेंट फोर्स मास गिवन था, और फिर एक्सेलरेशन निकाल लिया था। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एक्सेलरेशन गिवन था। अब ये जो तीनों फोर्सेस, चारों फोर्सेस जिनसे आपने रिजल्टेंट निकाली थी, उनमें से एक फोर्स मिसिंग कर दी थी इन्होंने। दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? फोर्सेस के बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिएगा, एंड देन डू लेट मी नो इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम। सही है बच्चों?
ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब